नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल सर्कस। पिछले वीडियो में हम लोग आर्ट एंड कल्चर पूरा कर चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर क्योंकि रीजन से हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 वीडियो आ चुके हैं। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद साइंस एंड टेक है, फिर इन्वायरमेंट है, करंट के रेफरेंस से। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो जो पहला टॉपिक है वो हमारा है वाशिंगटन डिक्लेरेशन। तो ये क्या है? और वाशिंगटन डिक्लेरेशन साइन की गई थी साउथ कोरिया और यूएस के बीच में। तो इनके बीच में 70 साल हो गए थे रिलेशन को। उसी टाइम पे इसको इन दोनों के बीच में वाशिंगटन डिक्लेरेशन भी साइन की गई है अभी। तो इसने क्या है, ये एक न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटजी है इन दोनों के बीच में, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा है। तो उससे अमेरिका इसके साथ कॉपरेशन करना चाहता है साउथ कोरिया के साथ, एंड ये नेटो प्लस का भी मेंबर है साउथ कोरिया। तो इस वाशिंगटन डिक्लेरेशन का हाईलाइट क्या है? अमेरिकन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको डिप्लॉय किया जाएगा साउथ कोरिया के अंदर, कोरियन पेनिसुला में। एंड ज्वाइंट रेस्पॉन्स टैक्टिक्स टीम्स बनाई जाएगी यूएस और साउथ कोरिया की, और कोई भी इंटेल आएगी यूएस से तो वो साउथ कोरिया को प्रोवाइड की जाएगी। एंड यूएस है वो साउथ कोरिया की न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी है उनको भी स्ट्रेंथन करेगा। तो इन दोनों देशों के बीच में ये कोऑपरेशन को बढ़ावा देगी। वाशिंगटन डिक्लेरेशन याद रखना है किस किसके बीच में है, यूएस एंड साउथ कोरिया के बीच में है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ये काफी पुराना है। ठीक है, तो 1945 में कोरियन पेनिसुला को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। तो ये कोरियन पेनिसुला है, ये जो लाइन है डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ कोरिया को, वो 38 पैरेलल है। 38 पैरेलल है। 1945 में इसको डिवाइड किया गया था वर्ल्ड वार के बाद में। ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया आप जानते हो रशिया को भी टच करता है, और नीचे साउथ कोरिया है। इसके ईस्ट में देखोगे तो क्या है, साउथ चाइना सी, इधर येलो सी है। 1950 में 3 ईयर कोरियन वार स्टार्ट हुए थे। फिर 1953 में दोनों के बीच में एक आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट साइन हुआ था 1953 में। ठीक है, तो जिससे युद्ध बंद तो नहीं हुआ था, टेक्निकली तो बंद नहीं हो गया था। ठीक है, टेक्निकली बंद नहीं हुआ था, टेक्निकली ये आज भी चल रहा है इन दोनों के यूज में। यहाँ पे ये थोड़ा सा वो पीस विराम लगा था। फिर इसमें के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में 4 किलोमीटर वाइड, 4 किलोमीटर वाइड दोनों के बीच में क्या है, डीमिलिटराइज जोन बनाया गया था जो 250 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल आपको पता होगी, साउथ कोरिया की कैपिटल आपको पता होगी। और पिछले साल साउथ कोरिया के साथ भारत के क्या है 50 साल रिलेशन भी पूरे हुए थे, तो साउथ कोरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो अगली न्यूज है वो इंडिया टू ट्रेन एशियन वुमेन इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। तो एशियान की वुमेन हैं उनको इंडिया ट्रेन करेगा इन यूएन पीस कीपिंग मिशन में, ये न्यूज है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी इंडिया और एशियान की, वहां पे ये डिसाइड किया गया था। ये मीटिंग हुई थी कंबोडिया में, किस जगह है, सियाम रीप। तो सियाम रीप कंबोडिया में है। ठीक है, एंड 20 पीस कीपर को हम ट्रेन करेंगे। अभी यूएन पीस कीपिंग के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। यूएन पीस कीपिंग इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू हेलमेट भी बोला जाता है इनको। इनके 3 प्रिंसिपल है, 3 प्रिंसिपल पे काम करती है यूएन पीस कीपिंग। कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो ये याद रखना है, कंसेंट ऑफ पार्टीज, इम्पार्शियलिटी, थर्ड इज नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। ये फोर्स का यूज नहीं करेंगी, जबकि एक्सेप्ट जान बचाने के लिए या फिर जो मैंडेट है उसको सिक्योर करने में। तो 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हो गए यूएन पीस कीपिंग के? कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पार्टी शुड एग्री, एंड इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियल रहेंगे, और तीसरा नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। तो इसको कौन अप्रूव कौन करता है यूएन पीस कीपिंग को? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको अप्रूव करती है, ऑथराइज करती है कौन से देश में लगना है। ठीक है, कौन से देश में इसको डिप्लॉय करना है। अभी 12 यूएन पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं, और पिछले साल न्यूज में था, यदि आप लोगों ने पिछले साल के मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। 2 घंटे में पिछले साल का पूरा कवर हो जाएगा। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो यूएन पीस कीपिंग जो फाइनेंस है वो मेंबर स्टेट देते हैं, और जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो ज्यादा फाइनेंस देते हैं।
तो ऑल द यूएन मेंबर कंट्रीब्यूट टू द पीस कीपिंग मिशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। जनरल असेंबली है उसको फंड प्रोवाइड कराती है, जिसमें से सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है वो ज्यादा शेयर देते हैं। इनको ब्लू बेरेट और ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है यूएन पीस कीपिंग को, ठीक है, यूएन पीस कीपर्स को। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है एंड करंटली देयर आर 12 यूएन पीस कीपिंग मिशन ऑनगोइंग। यूएन पीस कीपिंग को नोबेल प्राइज दिया गया था 1998 में, सॉरी 1988 में दिया गया था, 1988 में इनको पीस कीपिंग के लिए प्राइज दिया गया था। और भारत ने अपना फर्स्ट ऑल वुमेन यूएन पीस कीपिंग कॉन्टिजेंट है वो लिबेरिया में भेजा था, लाइबेरिया में सेंड किया था 2008 में शायद। ये पिछले साल के करंट अफेयर में है। और उसके अलावा एक और भी चीज थी जो भारत ने लॉन्च किया था इसके लिए, वो भी आप देख सकते हो। इंडिया यूरोपियन, नेक्स्ट इज इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड पैक्ट। ये अभी रिसेंटली साइन हुआ है। तो इंडिया और किसके बीच में? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 4 कंट्री आते हैं। 4 कंट्री कौन कौन से? नील्स, NILS, नील्स, इसमें 4 कंट्री आते हैं। नीदरलैंड, सॉरी नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein एंड स्विट्जरलैंड। तो ये 4 कंट्रीज का पार्ट है नील्स। नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein एंड स्विट्जरलैंड, नील्स के पार्ट 4 हैं। ये चारों मिलके क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1960 में, बाय स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा इसको बनाया गया था। 1960 बाय स्टॉकहोम कन्वेंशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। एक होता है EU, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? ये कस्टम यूनियन है अमॉन्ग द मेंबर्स, जबकि ये कस्टम यूनियन नहीं है। EFTA इज नॉट ए कस्टम यूनियन। इसके जो मेंबर होते हैं EFTA के, वो एक साथ आते हैं, परंतु ये कस्टम यूनियन नहीं है। कस्टम यूनियन में क्या है कि जो डिसाइड कर लिया किसी बाहर वाले कंट्रीज को, मतलब जो भी सारे EU के मेंबर हैं, वो किसी मतलब भारत पे कोई प्रोडक्ट जा रहा है EU के अंदर, तो उस पर कोई टैरिफ लगाएंगे, तो वो सारे के सारे कंट्रीज एक जैसा टैरिफ लगाएंगे EU के सारे मेंबर्स। जबकि EFTA के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मेंबर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट अमाउंट ऑफ टैरिफ दे वांट टू पुट, ठीक है। तो ये EFTA कब बना था? 1960 में बना था बाय स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये साइन हो चुका है अभी। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर विद इन यूरोप एंड ग्लोबली। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। EFTA 4 मेंबर हो गए, हमने देख लिए हैं। याद रखना है कौन कौन से मेंबर हैं? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ठीक। तो करंटली इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ट्रेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है। स्पेन ओवर 60 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इंक्लूडिंग EU। इट इज नॉट ए कस्टम यूनियन, नहीं है। इट मीन्स दैट इंडिविजुअल EFTA स्टेट्स आर फ्री टू सेट देयर ओन कस्टम टैरिफ डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्री, ठीक है। इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है? EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। इसमें एक काउंसिल होती है, EFTA काउंसिल होती है, जो कि एम्बेसडर लेवल पे साल में 8 बार मिलती है और मिनिस्टर के लेवल पे साल में 2 बार मिलती है। मिनिस्ट्रियल लेवल पे 2 बार मिलती है साल में, और 8 बार मिलती है एम्बेसडर के लेवल पे EFTA काउंसिल। तो इसकी हाईएस्ट बॉडी कौन सी है? EFTA काउंसिल है, ठीक है। EFTA का हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ठीक। फिर इसकी एक सर्विलेंस अथॉरिटी भी है, EFTA सर्विलेंस अथॉरिटी। ये मॉनिटर करती है कंप्लायंस विद द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के जो रूल हैं वो इन कंट्रीज में लागू होते हैं कि नहीं, उसको कंप्लायंस चेक करती है। इसकी एक कोर्ट भी होती है। EFTA की कोर्ट कहां पे लोकेटेड है? इसकी कोर्ट है वो लग्जमबर्ग में लोकेटेड है। एंड हैज द कॉम्पिटेंस एंड अथॉरिटी टू सेटल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर। डिस्प्यूट्स है उसको सेटल कर सकती है। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा? EFTA 1960 में बना है स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा। 4 इसके मेंबर हैं, नाम बताओ मेरे को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नील्स, नॉर्वे है, नीदरलैंड नहीं है, ठीक है। इसमें नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, 4 इसके मेंबर हो गए। इट इज नॉट ए कस्टम यूनियन, हेडक्वार्टर जिनेवा में। इसकी एक सर्विलेंस अथॉरिटी भी है। फिर इसकी कोर्ट कहां पे है? लग्जमबर्ग में।
नेक्स्ट इज इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सबको पता है कि हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, लॉन्च किया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। उसके बाद में इजराइल ने इन रेस्पॉन्स कौन सा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया था। तो ये यूएनजीए ने पास किया था एक रेजोल्यूशन दैट हैज आस्क्ड द आईसीजे टू रेंडर इट्स ओपिनियन ऑन इजराइल प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड। तो यूएनजीए के अंदर कुछ लोग गए थे, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लोग, यानी कंट्रीज, ऑब्वियसली मुस्लिम कंट्रीज, वहां पे उन लोगों ने ये आईसीजे में इसको मैटर को ले जाना चाहते थे। साउथ अफ्रीका इजराइल को लेके भी गया है आईसीजे में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, जुडिशरी की तरह काम करता है, ठीक है। एंड ये 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था, 1945 बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के चार्टर के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 1946 में ये काम करना स्टार्ट करता है। हेडक्वार्टर इसका जो सीट है आईसीजे की वो कहां पे है? द हैग, नीदरलैंड में है। और जो पीसीओए है, परमानेंट कमेटी ऑन आर्बिट्रेशन, उसकी भी सीट कहां पे है? हैग प्लेस, नीदरलैंड में है, ठीक है। पीस प्लेस इन हैग, नीदरलैंड में। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। आईसीजे इज डिफरेंट फ्रॉम पीसीओए। तो आईसीजे इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये आईसीजे इज ओनली ऑर्गन, ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन है? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, जिसमें से ये ओनली द प्रिंसिपल ऑर्गन विच इज नॉट लोकेटेड इन दी न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड नहीं है। तो बाकी 5 कौन कौन से हो गए? एक हमने देख चुके हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बाकी 4 आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश एंड फ्रेंच है, वो आईसीजे की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। एंड इसमें 15 जज होते हैं, 15 जज होते हैं जो कि 9 साल के लिए चुने जाते हैं। 9 ईयर का टेन्योर होता है। इंडिया से रिसेंटली दलबीर भंडारी को चुना गया था आईसीजे का, 2-3 साल पहले की न्यूज है। तो इसका जो रोल क्या होता है, व्हाट इज रोल ऑफ आईसीजे? टू सेटल द इंटरनेशनल लॉ इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। डिस्प्यूट को सेटल करना है, लीगल डिस्प्यूट अमॉन्ग द स्टेट्स, एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चन, जो कि यूएनजीएस को रेफर करती है, उस पर लीगल ओपिनियन भी देती है, ठीक है। मेंबर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे के बारे में बात करेंगे। तो ऑल द कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, दे आर ऑटोमेटिकली इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। परंतु इसकी खास बात यह है कि दिस डज नॉट ऑटोमेटिकली गिव द आईसीजे जुरिस्डिक्शन ओवर द डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग देम। तो वो इसके मेंबर तो बन जाते हैं, परंतु यदि दो किसी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो उसमें आईसीजे का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। यदि 2 कंट्री मान लेते हैं कि भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है और दोनों ही यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, और यदि भारत और चाइना दोनों एग्री नहीं करेंगे कि उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट में आईसीजे पे लेके जाया जाए, तब तक ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो इट डज नॉट ऑटोमेटिकली गिव द आईसीजे जुरिस्डिक्शन ओवर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग देम, ठीक है। ओनली बोथ द पार्टीज गिव कंसेंट, देन ये अप्लाई होगा इसका जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो जजमेंट ऑफ आईसीजे इज फाइनल होता है एंड टेक्निकली इट इज बाइंडिंग, परंतु आईसीजे के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि वो इसको एनफोर्स करा सके। यदि चाइना बोल दे कि इसका कोई भी उसके अगेंस्ट में जजमेंट आ जाता है, तो चाइना बोलता है वो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, यूएस नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, क्या कर लगे। तो इट इज नॉट कंप्लायंस मैकेनिज्म नहीं है, परंतु टेक्निकली इट इज बाइंडिंग है। अब हम देखते हैं इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है, ठीक है। तो डेट्स बैक्स टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 1947 में वर्ल्ड वार 2 के बाद में जो टेरिटरी थी पैलेस्टीन की, उस पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। पहले वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट थी, बाद में उसमें ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो अब वो क्या कहलाया? ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन कहलाया। जो पैलेस्टीन वाला रीजन है वो ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन कहलाया। फिर 1947 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रिजोल्यूशन लाया जाता है जिसका नाम है रिजोल्यूशन 181।
तो रिजोल्यूशन 181 आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, इजराइल पैलेस्टीन से रिलेटेड है, पैलेस्टीन से। ये रिजोल्यूशन 181 लाया जाता है, इसको पार्टीशन प्लान भी कहते हैं। तो उस टाइम का जो पैलेस्टीन था उसको पार्टीशन करने के लिए ये रिजोल्यूशन 181 यूनाइटेड नेशन के अंदर लाया जाता है, पार्टीशन प्लान कहा जाता है, जिसके द्वारा जो ब्रिटिश का जो पार्ट था, ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन था, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक अरब पार्ट, दूसरा ज्यूइश स्टेट, यानी कि इजराइल, जो प्रेजेंट इजराइल है, उसको बनाया गया इसके द्वारा, ठीक है, 1947 में। फिर 14 मई 1948 को इजराइल बन जाता है, स्टेट ऑफ इजराइल कम इनटू फोर्स, ठीक है। उसके बाद में क्या है, फर्स्ट अरब इजरायली वार होता है, जिसको इजराइल जीत जाता है। 1949 में इजराइल को इस वार में विक्ट्री मिल जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन होगा, तो ऑब्वियसली युद्ध तो होना ही है दो के बीच में। 1949 में इजराइल को विक्ट्री मिल जाती है इसके ऊपर में, ठीक है। बट मेनी पैलेस्टीन वर डिस्प्लेस्ड। 1949 में इस वार के बाद में बहुत सारे पैलेस्टीनियन थे, लोग थे पैलेस्टीन के, वो डिस्प्लेस हुए थे, और इस टेरिटरी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो स्टेट ऑफ इजराइल, यानी कि जो इजराइल था, जो अभी इजराइल है, दूसरा वेस्ट बैंक, एंड थर्ड इज गाजा स्ट्रिप, ठीक है। 1949 में ये 3 भागों में डिवाइड होता है। पहले 1947 में 2 भागों में डिवाइड करते हैं, अरब एंड ज्यूइश स्टेट, ठीक है, इसको ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन को। फिर 1949 में युद्ध के बाद में क्या है, ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, स्टेट ऑफ इजराइल, वेस्ट बैंक। किसका वेस्ट बैंक? इट इज द वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर। तो ये जॉर्डन रिवर है जो इजराइल से पास हो रही है, उसका जो वेस्ट बैंक है वो है, ठीक है। एंड थर्ड इज गाजा स्ट्रिप, इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, गाजा स्ट्रिप में। फिर 1967 में तीसरा वार होता है, आल्सो नोन एज 6 डे वार, 6 दिन तक ये वार चलता है। 1967 में इजराइल है वो ईस्ट जेरूशलेम को ऑक्यूपाई कर लेता है, एंड वेस्ट बैंक है उसको भी ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके अलावा सीरिया का गोलन हाइट ऑक्यूपाई कर लेता है, गाजा स्ट्रिप को भी ऑक्यूपाई कर लेता है, और इजिप्ट का जो पार्ट है सिनाई पेनिसुला, उसको भी क्या है, इजराइल ऑक्यूपाई कर लेता है। तो बहुत सारी टेरिटरी इजराइल 1967 में ऑक्यूपाई कर लेता है। कौन कौन सी? ईस्ट जेरूशलेम, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट किसके पार्ट है, जो कि सीरिया की थी, गाजा स्ट्रिप, एंड इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला था, वो सिनाई पेनिनसुला बाद में वापस दे देता है इसको, इजिप्ट को। तो इस तरह से इनके दोनों के बीच में क्या है, वार चल रहा है। तो अभी प्रेजेंट में ये चल ही रहा है, ठीक है। एंड 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो इजराइल और पैलेस्टीन के रिगार्डिंग है। इसके बारे में आगे आएगा तो हम देखेंगे। फिर इसमें दिया हुआ है योम किरपुर वार। नेक्स्ट इज योम किरपुर वार, ये भी इसके बीच में हुआ था, इन दोनों के बीच में, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। योम किपुर वार इज आल्सो कॉल्ड एज, योम किपुर वार इज आल्सो कॉल्ड एज अक्टूबर वार बोला जाता है इसको, और ये रमजान के दिन स्टार्ट हुआ था, इसको रमजान वार भी कहा जाता है। इट वाज फॉट बिटवीन इजराइल ऑन द वन साइड एंड सीरिया ऑन द अदर साइड। सीरिया एंड इजिप्ट, इजराइल और सीरिया और इजिप्ट के बीच में ये वार लड़ा गया था। एक साइड इजराइल था, दूसरी साइड इजिप्ट था, सीरिया था, और मुस्लिम नेशन थे, ठीक है। तो इट इज योम किपुर क्या है, इट इज द होलीएस्ट डे इन जुडाइज्म एंड समैरिटेरियनिज्म। उसमें क्या है, जुडाइज्म में क्या है, ये एक होलीएस्ट डे होता है योम किपुर। इसी दिन ये वार स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको युम या फिर योम किपुर का वार कहा जाता है, ठीक है। कब हुआ था? 1973 में, ठीक है, 1973 में हुआ था। इसका 50 साल हो गए थे इसको अभी। एंड योम किपुर इज आल्सो कॉल्ड एज डे ऑफ अटोनमेंट भी कहा जाता है। एंड ये जो तिसारी का मंथ होता है उसका 10वें दिन पड़ता है, एंड इसको 4th अरब इजराइल वार भी कहा जाता है। योम किपुर इज आल्सो कॉल्ड एज 4th अरब इजराइल वार। 3 कौन से हो गए? 1949 में हुआ, फिर 1958 में है ना, 1958, 1956 एंड 1967। तो 4 इजराइल वार हो गए, 1949, 1956, 1967 एंड 1973। फिर इसके बाद में ओस्लो अकॉर्ड होते हैं, उसके बाद में आएगा अब्राहम अकॉर्ड साइन किए जाते हैं। ये सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा है नेटो प्लस। नेटो प्लस न्यूज इसलिए है कि यूएस की कांग्रेस है, उस पर एक रेजोल्यूशन लाया गया था कि नेटो प्लस में इंडिया को भी शामिल किया जाए। नेटो प्लस में कौन कौन से कंट्री आते हैं? नेटो प्लस 5 अदर कंट्री, 5 और कंट्री कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया, ये नेटो प्लस के मेंबर हैं। नेटो एंड नेटो प्लस के 5 कंट्री कौन कौन से हो गए? नेटो प्लस के 5 कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। यूएस की कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, ठीक है, परंतु इंडिया अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो नेटो में कितने अभी कंट्री कितने हो गए हैं? 31 कंट्री हो गए हैं। फिनलैंड ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया था। तो 31 लाइक माइंडेड नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसके मेंबर थोड़ा देख लीजिएगा आप। इसको एस्टेब्लिश किया गया था नेटो को वाशिंगटन ट्रीटी या फिर नेटो की जो ट्रीटी है उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949। ये कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करता है, यानी कि आप किसी भी एक मेंबर पे अटैक करते हो तो दूसरे पे अटैक माना जाएगा, तो सब लोग साथ में आएंगे और उसको डिफेंड करेंगे, ठीक है। एम इज टू प्रोटेक्ट नेटो का एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द पीस एंड टू गारंटी द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द मेंबर स्टेट, ये इसका एम है। आर्टिकल 5 ऑफ द ट्रीटी क्या बोलता है? कलेक्टिव डिफेंस के बारे में बोलता है कि यदि एक पे अटैक होगा तो दूसरे सब पे अटैक माना जाएगा। दिस इज द आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो ट्रीटी। नेटो का हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रुसेल बेल्जियम में है। ब्रुसेल बेल्जियम में नेटो का हेडक्वार्टर है। तो नेटो प्लस में कौन कौन से कंट्री आगे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया। याद रखना है भाई, पूछा जा सकता है, ठीक है, नेटो न्यूज में था। नेक्स्ट इज इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक। तो इफ कैप, ये जो टॉपिक है इफ कैप, दैट इज इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक। एशिया और पैसिफिक ये नाम याद रख जाए तो आसानी से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि एशिया एंड पैसिफिक में एक ही बैंक काम करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो ज्यादातर काम करता है एशिया पैसिफिक में, जिसके नाम में आता है तो एडीबी, जिसका मैंडेट है। तो ये लॉन्च की गई है जो फैसिलिटी है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन करने के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में, ये एडीबी ने लॉन्च की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एडीबी का हेडक्वार्टर आप मेरे को बताओगे? ADB has announced the innovative financial initiative for climate in Asia and Pacific. The goal is to accelerate the climate finance in Asia and Pacific. इसके अंदर ये फाइनेंस को बढ़ावा देगी। तो इनिशियली इसमें कौन कौन से पार्टनर्स हैं? डेनमार्क, जापान, कोरिया, स्वीडन, यूके, यूएसए इसको सहयोग कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ द काइंड मल्टीलेटरल इस बैंक के लिए क्या है? ये सब पहला इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इफ कैप इज अ फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। तो आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में भारतीय मूल के अजय बंगा जी को इलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनली क्या होता था कि यूएस के सिटीजन को ही इसमें चुना जाता है। तो टेक्निकली अजय बंगा अभी क्या है? यूएस के भी सिटीजन है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। तो वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था आईएमएफ के साथ में बाय दी 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा इनका जन्म होता है, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ का। वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों अलग अलग चीज है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन है वो आते हैं, और वर्ल्ड बैंक 2 को बोलते हैं ऊपर वाले को, अभी हम देखेंगे। तो वर्ल्ड बैंक इज ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लोन एंड गारंटी टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज फॉर पर्पज ऑफ परस्यूइंग द कैपिटल प्रोजेक्ट। जो कैपिटल प्रोजेक्ट है वो बना सके, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक इज अ कलेक्टिव नेम गिवन टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD एंड IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो वर्ल्ड बैंक इन दोनों से मिलकर बना है, IBRD एंड IDA। जबकि 5 को जोड़ दोगे तब वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। तो इसके 5 ऑर्गन कौन कौन से हैं? वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ IBRD क्या काम करता है? इट प्रोवाइड लोन्स, क्रेडिट एंड गारंटीज देता है कंट्रीज को, मेंबर कंट्रीज को, एंड इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। जबकि IDA में क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस दी जाती है। तो ये जनरली लो इनकम कंट्रीज को दी जाती है, डेवलपिंग कंट्री को दी जाती है, और इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट और नो इंटरेस्ट लोन इज प्रोवाइडेड टू लो इनकम कंट्रीज। तो IBRD और IDA के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि IBRD हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, जो मार्केट जो रेट पे होता है उस पे देता है। IDA लो कंसेंसस, लो या फिर जीरो इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है टू डेवलपिंग कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज। तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं
उसके अलावा गवर्नमेंट को भी दे सकता है। तो ये इंटरनेशनल एडवाइस देती है। तो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है तो मेनली वो आईएफसी है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस देती है, एसेट मैनेजमेंट एडवाइस देती है, गवर्नमेंट को भी दे सकती है और प्राइवेट कंपनीज को भी दे सकती है। तीसरा ऑर्गन इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। फोर्थ इज मेगा, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। इट इंश्योर्स द लेंडर एंड इन्वेस्टर अगेंस्ट द पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर। तो यदि कोई इंडिया मान लेते हैं सूडान में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया सूडान में इन्वेस्ट कर रहा है, तो सूडान इज टेक्निकली क्या है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, वहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, सेफ नहीं है। तो मेगा उसको गारंटी देती है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, यदि हम इसके साथ एग्रीमेंट करेंगे तो मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी है मेगा। फोर्थ इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, इट सेटल द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन इन्वेस्टर एंड द कंट्रीज। तो इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ, लास्ट का पार्ट नहीं है, बाकी सबका पार्ट है। तो जो लीडरशिप होती है वर्ल्ड बैंक की वो जनरली यूएस के पास रहती है, एंड क्योंकि यूएस लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इसमें। यूएस के बाद में कौन है, तो टॉप 5 शेयर होल्डर का नाम बताओगे आप मेरे को वर्ल्ड बैंक के टॉप 5। यूएस लार्जेस्ट है शेयर होल्डर, एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वर्ल्ड बैंक का, उसमें वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होता है प्लस 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। तो इसमें 26 मेंबर होते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, जो प्रेसिडेंट प्लस 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता है वर्ल्ड बैंक का। प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर होता है, और ऑर्डिनरी उसका कोई वोट नहीं होता है, तो देयर इज नो वोट, उसका कोई वोट नहीं होता है, परंतु टाई के केस में उसका एक वोट होता है। टाई के केस में ही हैज अ वोट, ठीक है, टू ब्रेक द टाई। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो अपने आप में कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं अनलेस द बोर्ड ऑथराइज देम, बोर्ड उनको ऑथराइज करता है तब तक तभी वो डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन न्यूज में था, तो पिछले शायद मेंस में भी क्वेश्चन आया है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि एमी पॉप को इसका नया डायरेक्टर बनाया गया है। एमी पॉप हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएमओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। आईएमओ नहीं है ये, सॉरी आईओएम है। आईएमओ इज डिफरेंट, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है वो, ये आईओएम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन रिलेटेड इशू को डील करेगा। ये 1951 में एस्टेब्लिश हुआ था। इट द लीडिंग इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन फील्ड ऑफ माइग्रेशन, एंड इट क्लोजली वर्क विद द गवर्नमेंट, इंटरगवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम करता है। तो 1951 में वर्ल्ड वार 2 के बाद में वेस्टर्न यूरोप में काफी ज्यादा माइग्रेट हो गए थे वर्ल्ड वार के बाद में, तो उसको क्या है, डिस्प्लेस सेटल वगैरह कराने के लिए इसको बनाया गया था। एंड इट इज ए परमानेंट ऑब्जर्वर है टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का परमानेंट ऑब्जर्वर है। इसके कितने मेंबर है, 175 मेंबर है, भारत भी इसका मेंबर है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का इंडिया इज मेंबर, ठीक है। एंड इसके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था इसके द्वारा, और भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वर्कर को स्किल करने के लिए भारत में। उसका नाम आप मेरे को बताओगे, तो शायद वो प्रयास नाम है, प्रयास। इसके बारे में आप पढ़ोगे, प्रयास के बारे में आप और पढ़ोगे। नेक्स्ट इज सिक्स्थ इंटरनेशनल, नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशन क्या है, इंडियन ओशन यहां से लेके अफ्रीका की कोस्ट से लेके ये वाला जो रीजन है इंडियन ओशन वाला, यहां तक वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया तक जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं हम, इंडियन ओशन बोलते हैं। इट इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया। इंडियन ओशन रीजन रिलेटेड भारतीय नेवी कॉन्फ्रेंस कराती रहती है, ठीक है। तो इज बीइंग हेल्ड बाय इंडिया फाउंडेशन। ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया फाउंडेशन जो अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर बांग्लादेश एंड श्री राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी है, उनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। सिक्स्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बांग्लादेश एंड एस राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। इन तीनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। एंड यहाँ पे ये डायलॉग होते हैं कैसे इसमें सिक्योरिटी वगैरह पे, रीजनल सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल रीजन है इंडियन ओशन रीजन दैट एनकम्पासेस द इंडियन ओशन सराउंडिंग एरिया इंक्लूडिंग द लिटोरल स्टेट एंड आइलैंड्स। इसमें कंट्रीज होते हैं 22 कंट्रीज, इसमें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन अलग है,
उसमें कितने कंट्रीज हैं आप मेरे को बताओगे? ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज सिल्क वार्म ईटिंग स्ट्रेटजी। तो सिल्क वार्म ईटिंग स्ट्रेटजी इज चाइनीज इक्विवेलेंट टू इस्लामी स्लाइसिंग है। इस्लामी स्लाइसिंग किसका है? वेस्ट का नोशन है। और सिल्क वार्म ईटिंग स्ट्रेटजी है, ये किसकी है? चाइना की है। इसमें क्या है, चाइना सिल्क वार्म ईटिंग स्ट्रेटजी में क्या करना चाहता है? चाइना धीरे धीरे कब्जा करना चाहता है ताइवान पे, न कि तुरंत हमला करो और उस पर कब्जा कर लो, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे उसको क्या है, अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है ताइवान को। तो अचीविंग सक्सेस थ्रू स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस विदाउट फोर्सफुल एनेक्सेशन। तो सिल्क वार्म ईटिंग स्ट्रेटजी इज ऑफ चाइना। नेक्स्ट टॉपिक इज विजिट ऑफ पीएम मोदी टू इजिप्ट। तो 26 साल बाद कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर है वो इजिप्ट गया था, तो ये न्यूज में था, ठीक है। और वहां पे इनको ऑर्डर ऑफ द नाइल, वहां का इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया था। ये फिर यहाँ पे बायलैटरल डिस्कशन हुए थे। तो इजिप्ट की जो कैबिनेट है उसमें एक इंडिया यूनिट है और भारत की तरफ से मोदी जी की, उनके बीच में क्या है, डिस्कशन हुए थे। इंडिया यूनिट को वहां के प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। 26 साल बाद गए थे मोदी जी, वहां पे गए थे तो अल हकीम मॉस्क्यू में भी गए थे। अल हकीम मॉस्क जो मस्जिद है, अल हकीम मॉस्क है, वो कहां पे लोकेटेड है? कायरो में लोकेटेड है। कायरो इजिप्ट में है, ठीक है। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। ये तो वहां पे 11वीं सेंचुरी मॉस्क है अल हकीम मॉस्क, इजिप्ट में, कायरो में। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मोदी जी जहां जाते हैं वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अल हकीम मॉस्क इन कायरो, तो 11वीं सेंचुरी की ये मॉस्क है। इसको बनाया गया था दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के द्वारा इसको बनाया गया था। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी भारत में रहते हैं। तो माना जाता है कि 11वीं सेंचुरी में वो इजिप्ट में रहते थे, तो धीरे धीरे क्या है, वो भारत में माइग्रेट करके आए हैं, वहां से क्या है, माइग्रेट करके आए हैं। तो ये मॉस्क है वो उनके द्वारा बनाई गई थी 11वीं सेंचुरी में, वहां पे गए थे। अल हकीम मॉस्क इज लोकेटेड इन कायरो, ठीक है। तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है दैट आर फॉलोवर ऑफ इस्लाम, दे आर फॉलोवर ऑफ इस्लाम एंड वो फॉलो करते हैं फातिमी इस्माइली त्याबी स्कूल ऑफ थॉट। फातिमी इस्माइली त्याबी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। ये क्या होता है ये मेरे को नहीं पता भैया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वो नहीं पता है हमें, पर इतना याद रख सकते हैं हम कि ये फातिमी इस्माइली त्याबी स्कूल ऑफ थॉट को ये फॉलो करते हैं। ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है। दे आर नोन टू हैव ओरिजिनेटेड इन इजिप्ट, ये हमने देख लिया है। इसके अलावा भी पीएम मोदी वहां पे क्या गए थे? हेलियोपोलिस वॉर सिमेट्री है कायरो में, वहां पे गए थे। वर्ल्ड वार 1 के दौरान भारत के बहुत सारे सैनिकों ने ब्रिटिश सेना की तरफ से पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वार 1 में। वहां पे क्या है, एक जो है कबर है, कब्रिस्तान, हेलियोपोलिस वार सिमेट्री। तो इंडियन सोल्जर को रिस्पेक्ट देने के लिए पीएम मोदी जी वहां पे गए थे। तो दो चीजें हमने देखी, हेलियोपोलिस वार सिमेट्री एंड अल हकीम मॉस्क। नेक्स्ट इज मोदी स्टेट विजिट टू यूएसए। तो स्टेट विजिट क्या होती है? स्टेट विजिट में क्या होता है कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो बुलाता है, ऑफिशियली इनवाइट करता है उस किसी भी कंट्री को, जैसे मोदी जी को इनवाइट किया गया था, ठीक है। तो वो ऑफिशियली इनविटेशन होता है उसका, वहां पे वो क्या है, फिर वाशिंगटन में मीटिंग होती है प्रेसिडेंट के साथ, यूएस के प्रेसिडेंट के साथ, और खाना वाना भी होता है, स्टेट डिनर होता है, और 2-3 दिन का ये प्रोग्राम चलता है। और 21 गन की यहाँ पे क्या है, इनको सलामी वगैरह भी दी जाती है, ठीक है। ये स्टेट विजिट होती है। एंड इस दौरान क्या है, बहुत सारे जो साइन किए गए थे, चीजें साइन हुई थी बायलैटरल टॉक्स में, वो हम देखते हैं। तो दिस वाज फर्स्ट विजिट टू दिस कंट्री। जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस एंड एचएएल के बीच में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बीच में। जेट इंजन टेक्नोलॉजी, तो जेट इंजन कौन सा था? जनरल इलेक्ट्रिक का एक इंजन है F414 इंजन, उसको क्या है, इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा एचएएल के द्वारा। कौन सी कंपनी का है? जीई जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है F414 इंजन, जो कि एचएएल मैन्युफैक्चर करेगी इंडिया में एलसीए तेजस के लिए, ठीक है। तो ये जेट, इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन जनरल इलेक्ट्रिक एंड एचएएल। सेकंड इज, तो इनॉग्रल सेशन हुआ था इंडेक्स का। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म है
जिसका नाम है इंडिया यूनाइटेड स्टेट डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इसके अंदर क्या है, डिफेंस के फील्ड में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत और यूएस मिलकर डिफेंस के फील्ड में स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। तो इंडेक्स एक्स इज इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म या इकोसिस्टम। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, इसमें स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। को डेवलप एंड को प्रोड्यूस करेंगे टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज इंडिया यूएस कैंसर डायलॉग, ये नवंबर 2023 में हुए थे। एंड यूएस इंडिया हेल्थ डायलॉग है, वो भी होंगे अक्टूबर 2023 वाशिंगटन में हुए होंगे। तो इंडिया यूएस कैंसर डायलॉग एंड यूएस इंडिया हेल्थ डायलॉग भी यहां पे वाशिंगटन में हुए थे। ठीक है, उसके अलावा अभी हम कोऑपरेट कर रहे हैं आईसीईटी में। आईसीईटी इज रिलेटेड टू, व्हाट इज आईसीईटी? दोनों देश है वो स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं और सेमीकंडक्टर है जो कि उसमें भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसके लिए आईसीटी बनाया गया है। इट इज द फ्रेमवर्क फॉर बिटवीन इंडिया एंड यूएसए टू कोलैबोरेट ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इट इज फ्रेमवर्क, आईसीईटी इज फ्रेमवर्क टू कोलैबोरेट ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जैसे एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, रीजनरेटिव एआई हो गया, उन पे क्या है इसमें काम करेंगे। नेक्स्ट है, उसके अलावा एक ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट भी एस्टेब्लिश किया जाएगा टू स्ट्रेंथन द रिसर्च ऑन सस्टेनेबल एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ एंड पैंडेमिक प्रिपेयरनेस पे, इन पे काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा दोनों देश एग्रीड किए थे, रिएटरेटेड देयर स्टैंड्स ऑन बिल्डिंग रेजिलिएंट ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाने में भी दोनों देशों ने क्या है एग्री किए थे। और इंडिया ने सपोर्ट किया है यूएस की रिप एंड रिप्लेस पायलट प्रोजेक्ट है। व्हाट इज रिप एंड रिप्लेस पायलट प्रोजेक्ट? पहले तो ये याद रखना है कि किसका है, यूएसए का है। रिप एंड रिप्लेस, इसमें क्या कर रहे हैं, जो अमेरिकन कंपनी है वो चाइना के जो कंपनी है हवाई एंड जेटई, उनसे कोई भी टेलीकॉम इक्विपमेंट उन्होंने खरीदा हुआ है तो उसको क्या है ढूंढेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, तो अमेरिकन कंपनी विल रिप्लेस दिस चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट को रिप्लेस करेगी अंडर रिप एंड रिप्लेस स्ट्रेटजी। लाइक जो कंपनी होगी हवाई है, इनके जो इक्विपमेंट है चाइनीज कंपनी जेटी के। और भारत ऐसा इंप्लीमेंट कर रहा है अंडर 5G। जब लॉन्च किया था हमने, भारत ने ऐसा कर दिया था पहले ही। ठीक है, और दोनों देश भारत और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था टू कोऑपरेट ऑन भारत 6G अलायंस एंड नेक्स्ट जी अलायंस, दोनों के बीच में कोऑपरेशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो भारत 6G अलायंस और नेक्स्ट जी अलायंस। तो नेक्स्ट जी अलायंस किसकी है, नेक्स्ट जी अलायंस किसकी है, याद रखना है। नेक्स्ट जी अलायंस, नेक्स्ट जनरेशन अलायंस है, वो अमेरिका की है, यूएसए की है। और भारत की क्या है, भारत 6G अलायंस, मोदी जी के कहने पे इसको लॉन्च किया गया था। तो भारत 6G अलायंस इज ए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव है जिसका काम क्या है 2030 तक हाई स्पीड नेक्स्ट जनरेशन जो नेटवर्क है उसको बढ़ावा देगा। तो भारत 6G अलायंस है, तो 6G को पूरा तरह से लेके आना है 2030 तक। इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर रही है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। प्राइवेट कंपनी लाइक जियो है, एयरटेल है, वीआई है, उसके अलावा टेक महिंद्रा भी इसका पार्ट है। बहुत सारी कंपनीज भारत 6G का पार्ट है, 6G अलायंस। तो इसी तरह से क्या है, दोनों देशों के बीच में भारत 6G अलायंस और नेक्स्ट जी के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके अलावा नई दिल्ली ने क्या कहा था, हम भारत है वो आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा, ये भी डिसाइड हुआ था, भारत ने ज्वाइन कर लिया है आर्टेमिस अकॉर्ड। ठीक है, उसके अलावा दोनों देशों ने मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट पे साइन किए थे। तो ये मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट है वो भारत और यूएसए के बीच में ये दूसरा एग्रीमेंट ऐसा साइन हुआ है, मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट। कोई भी शिप आ रहा है उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या साइन हो गए। आर्टेमिस अकॉर्ड हम देखते हैं, आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड इज स्पेस के सेक्टर में है एंड ये इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए है। ये नासा एंड यूएसए के द्वारा लॉन्च किया था, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एंड आर्टेमिस इज ग्रीक मोन गॉडेस होती है, उसको बोला जाता है। इट रिप्रेजेंट ए कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ड्रान बाय द यूएसए टू ब्रिंग टुगेदर द नेशन दैट शेयर ए कॉमन विजन फॉर सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। एंड तो ये फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन का काम करेगा स्पेस एक्सप्लोरेशन में। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी 1968-7 में साइन हुई थी आउटर स्पेस ट्रीटी। उसके बाद में कोई ये फाउंडेशन एग्रीमेंट होगा, उस पर आगे का काम है ये, इसे करेंगे। तो इट वाज ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय यूएस
एंड नासा के द्वारा, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। ठीक है, इसमें कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत भी इसका मेंबर बन गया है। तो कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके, इंडिया, तो इसके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। यूएसए तो हो ही गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड, तो आर्टेमिस अकॉर्ड में क्या क्या किया जाएगा ये बताया हुआ है। तो आर्टेमिस अकॉर्ड में वो लोग क्या करेंगे, एक बेस बनाएंगे लूनार सरफेस पे, यानी कि मून पे क्या है एक बेस बनाया जाएगा, एंड फिर आउटर स्पेस है उसको एक्सप्लोर करने के लिए काम किया जाएगा। मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट डेवलप किए जाएंगे टू फेरी ह्यूमन एंड कार्गो। तो मून से आने जाने के लिए या फिर आउटर स्पेस में आने जाने के लिए क्या है, बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट डेवलप किए जाएंगे। पहला मून पे बेस बनाया जाएगा, दूसरा है इसमें मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट टू फेरी द ह्यूमंस एंड कार्गो। फिर उसके अलावा एक ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन भी बनाया जाएगा। फिर एक सैटेलाइट की कॉन्स्टलेशन डेवलप की जाएगी जो कि नेविगेशन में हेल्प करे। ठीक है, तो इसमें क्या 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 कर रहे हैं, एक लूनार सरफेस पे बेस बनाएंगे, मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करेंगे, फिर कार्गो को ले जाने के लिए वगैरह के लिए एक ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन भी होगा, और उसके अलावा कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट बनाई जाएगी जो कि गाइड करने में हेल्प करेगी, नेविगेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, उसके अलावा नासा प्लान कर रहा है कि आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर वो पहली वुमेन को स्पेस में भेजे। उसके अलावा फर्स्ट जो पर्सन है कलर का वो भी उसको स्पेस में भेजने का प्लान बना रहा है नासा। तो भारत यूएसए की जो मोदी जी मीटिंग गए थे वहां पे क्या क्या साइन हुआ, जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कौन सा इंजन, GE4F414 414, उसको उसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके अलावा इंडस के लिए हुआ, इंडस एक्स के लिए। फिर इंडिया यूएसए कैंसर डायलॉग, उसके अलावा आईसीईटी पे साइन हुआ। उसके अलावा रिप एंड रिप्लेस स्ट्रेटजी है यूएसए की, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भारत 6G अलायंस और नेक्स्ट जी के बीच में एक नेक्स्ट जनरेशन के बीच में अलायंस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके अलावा हम आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करेंगे और मास्टरशिप प्रिपेयर एग्रीमेंट है वो हमने साइन किया है यूएसए के साथ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट हाई सीज ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया है। तो हाई सीज क्या होती है हम देख लेते हैं पहले। देखो ये किसी देश की कोस्ट लाइन है, ठीक है, ये किसी देश की कोस्ट लाइन है, और ये आउटर जो लाइन है उसको बोलते हैं बेस लाइन। इनको जो आउटर पॉइंट को कनेक्ट कर रही है वो लाइन क्या होगी, बेस लाइन, ये हमारी होगी बेस लाइन। ठीक है, इससे 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक जो सी की साइड, सीवार्ड साइड है, ये इधर सी है एंड ये लैंड है। सीवार्ड की साइड पर 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, इंटरनल वाटर होते हैं। उससे 12 नॉटिकल माइल आगे तक क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस जोन होता है, कॉन्टिग्यूअस जोन। उसके बाद में क्या होता है, यहां से लेके तो कोस्ट लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल तक कितना होता है, 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ कंट्री। उसके बाद का जो एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का एरिया, उसको बोलते हैं हाई सीज। हाई सीज में किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं होता है, इसको मैनेज करने के लिए पूरी ग्लोबल कम्युनिटी काम करती है। पहले इससे कोई ट्रीटी नहीं थी जो कि हाई सी को गवर्न करती थी। तो हाई सी को गवर्न करने के लिए एक ट्रीटी लाई गई है, यूएन ने अडॉप्ट किया, जिसको इसका नाम दिया गया है यूएन हाई सीज ट्रीटी। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रीटी टू गवर्न दी हाई सीज को गवर्न करने के लिए लाई गई है। एंड कम से कम कितने देश कंट्री, 60 कंट्री इसको रेटिफाई कर लेंगे तो ये फोर्स में आ जाएगी। तो कितना टारगेट है याद रखना है कि 60 है, ठीक है, 1/3 नहीं है, 2/3 नहीं है, 60 कंट्री, 60 कंट्री इसको रेटिफाई कर लेंगे तब ये फोर्स में आ जाएगी। ठीक, तो यूएन हाई सीज ट्रीटी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस ट्रीटी इज कॉमनली नोन एज एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल jurisdiction. So this is also called as agreement on biodiversity beyond national jurisdiction. याद रखना है इसको, तो ये भी बोला जाता है क्योंकि नेशनल जुरिडिक्शन से बाहर है ना हाई सीज। तो हाई सीज किसी एक कंट्री के जुरिडिक्शन में आते नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में फ्रेमवर्क दिया गया है। दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल लॉ टू ऑफर सम प्रोटेक्शन टू द नियरली 2/3 ऑफ द ओशन दैट इज बियॉन्ड द नेशनल कंट्रोल। तो ये लीगली बाइंडिंग होगी नेचर में, 60 मेंबर्स कम से कम इसके लिए सपोर्ट चाहिए होगा जब तक ये फोर्स में आएगी, 60 मेंबर का। ठीक है, इसके प्रोविजन क्या है देखते हैं। तो इस ट्रीटी में, दिस ट्रीटी प्रोवाइड फॉर डिमार्केशन ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व होता है, नेशनल पार्क होता है, उसी तरह से क्या है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, ये कंजर्वेशन एरियाज होंगे चीज में। एंड हाई प्रेशर वाले जोन है उसमें इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, हाई स्ट्रेस वाले जोन में।
तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर दी ओशन सिस्टम इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी आर अंडर डिस्ट्रेस है, वहां पे इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। डिस्ट्रेस कैन बी आइदर ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज और ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज अ मरीन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व ऑफ ओशियन। ठीक है, एक्टिविटी इसमें क्या होगी, वो रेगुलेट की जाएगी एंड कंजर्वेशन एफर्ट सिमिलर टू व्हाट हैपन ऑन द फॉरेस्ट है वैसे ही लिए जाएंगे। नेक्स्ट है जो ये प्रोवाइड करता है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट, पहला हमने देखा मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को एस्टेब्लिश करने के बारे में बात करती है हाईसीज ट्रीटी। दूसरा है इट प्रोवाइड फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। तो जो मरीन है यानी कि समुद्र से जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज मिल रहा है उसके हमें क्या है सस्टेनेबल यूज करना है, उसको इतना एक्सप्लोर न कर लें कि वो खत्म हो जाए। इक्विटेबल जो भी बेनिफिट आ रहा है उसको इक्विटेबली शेयर करें अमॉन्ग द कंट्रीज। तो क्योंकि ये पूरा जो ग्लोबल कॉमन है हाईसीज है, दे आर ग्लोबल कॉमन, एक कंट्री का किसी का उसमें वो प्रभुत्व नहीं है, ऑनरशिप नहीं है। तो दिस ट्रीटी इंश्योर दैट द बेनिफिट अराइजिंग विल बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इसमें कोई भी जो निकलेगा चीजें उस पर आईपीआर नहीं लगेगा। जो मॉनेटरी गेन होगा दे विल नॉट सब्जेक्ट टू दी आईपीआर, स्ट्रॉन्ग आईपीआर नहीं लगेगा एंड आर इक्विटी जो बेनिफिट होगा वो इक्विटेबली शेयर किया जाएगा। तो जैसे कि हम जो भी प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है यूएनसीबीडी का प्रिंसिपल है वही इसमें अप्लाई कर दिया गया है मरीन एरियाज के लिए। ठीक है, थर्ड इज इट प्रोवाइड फॉर इनिशिएशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इसमें एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बात की गई है मरीन एरियाज के लिए, जहां पे मेजर एक्टिविटीज होगी सी में। सी में मेजर एक्टिविटी क्या हो सकती है, ड्रिलिंग हो सकती है ओशियन के अंदर, ठीक है, जो ऑयल वगैरह निकालने के लिए, और भी हो सकती है न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जियोथर्मल एनर्जी। तो उसके लिए क्या है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा एक नई बॉडी बनाई जाएगी जो कि मैनेज करेगी कंजर्वेशन ऑफ ओशन लाइफ एंड एस्टेब्लिश द मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए। तो चार इसके इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया एस्टेब्लिश किए जाएंगे एंड मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको इक्विटेबल शेयरिंग एंड बेनिफिट उनको प्रोवाइड करें इक्विटेबल। थर्ड इज एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को लागू किया जाएगा एंड फोर्थ इज एक नई बॉडी बनाई जाएगी टू कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट इज वैगनर ग्रुप। तो वैगनर ग्रुप है, ये एक प्राइवेट आर्मी थी, अंडर इसका लीडर था येवगेनी प्रोगजिन। ये हमने देखा था कि रशिया और यूक्रेन वार हो रहा था तब उसके टाइम पे, यानी कि अभी भी चल रहा है वार तो, ठीक है, तो उसमें ये पुतिन के अगेंस्ट में हो गया था एक टाइम पे येवगेनी प्रोगजिन। उसके बाद में ये वापस से उसकी साइड में आता है परंतु ये मारा जाता है फिर, ठीक है, तो ये इसकी डेथ हो गई थी। इसके बताया ये प्राइवेट आर्मी थी, वैगनर ग्रुप है, प्राइवेट आर्मी थी एंड 2014 के बाद में क्रीमिया का जब रशिया ने अनेक्स किया था उसके बाद में इसको बनाया गया था। और ये माना जाता है कि ये वेस्ट एशिया है, अफ्रीका कंट्री है, उनमें भी काम कर रही है और इसका जो फंडिंग का सोर्स है वो पता नहीं है एंड इसको ब्लैक मनी से आ रहा है इसकी फंडिंग मेरे हिसाब से। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। इंडिया गिफ्ट मिसाइल कॉर्वेटी आईएनएस किरपान हमने गिफ्ट दिया था वियतनाम को। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया ने गिफ्ट किया है आईएनएस किरपान टू वियतनाम। तो आईएनएस किरपान है वो भारत की थर्ड इंडिजीनियसली बिल्ट खुकरी क्लास मिसाइल कॉर्वेटी है। ये भारत की इंडिजीनियसली बिल्ट खुकरी क्लास मिसाइल कॉर्वेटी है। कॉर्वेटी का डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, आप मेरे को बताओगे? कॉर्वेटी है, सबमर्सिबल है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? हम लोग इसको क्या डिफेंस में डिस्कस करेंगे। पिछले साल का जो करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप कवर कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमने किसको दिया है? आईएनएस किरपान वियतनाम को दी है। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? खुकरी क्लास से। ठीक है, नेक्स्ट इज सैंक्शन कमेटी ऑफ यूएनएससी। तो यूएनएससी के बारे में हमने देखा था कि यूएनएससी इज द वन ऑफ द 6 परमानेंट ऑर्गन ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनएससी। यूनाइटेड नेशन का 6 परमानेंट ऑर्गन है एंड इसमें कितने मेंबर है? 10 मेंबर, 10 प्लस 5 मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 5 परमानेंट मेंबर आपको पता हो गई, नहीं पता तो पता कर लीजिए। ठीक है, एंड इसके अंदर सैंक्शन कमेटी होती है, उसको हेड वो काम करती है, यूएनएससी के अंडर में काम करती है सैंक्शन कमेटी। किसी भी देश पे सैंक्शन लगाना होता है तो ये इसमें काम करती है। इसके अंदर एक पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है यूएन सैंक्शन कमेटी 1267 से 1267 कमेटी है, वो रिलेटेड है विद यूएनएससी, अल-कायदा और आईएसएल सैंक्शन कमेटी है, उसको बोला जाता है 1267 सैंक्शन कमेटी। यूएनएससी, अल-कायदा एंड आईएसआईएल जो कमेटी है उसको। तो यूएन सैंक्शन कमेटी का काम क्या है? यदि ये कमेटी किसी एंटिटी पे, ऑर्गेनाइजेशन पे या इंडिविजुअल को सैंक्शन कर देती है
फॉर एग्जांपल डिजिग्नेट कर देती है, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर देती है। तब जो मेंबर स्टेट्स हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इन ऑर्गेनाइजेशन के फंड को सीज करना पड़ेगा, उन व्यक्तियों पर ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रेवल बैन लगाना पड़ेगा, एंड कट ऑफ द आर्म, उनके जो आर्म है और रिलेटेड मटेरियल सप्लाई है उसको बंद करना पड़ेगा। तो ये इसका काम हो गया, ठीक है। तो यूएन सैंक्शन कमेटी डिसाइड कैसे करती है? यूएन सैंक्शन कमेटी है वो कंसेंसस के द्वारा डिसाइड करती है, कंसेंसस, ठीक है, यानी कि सारे एग्री होंगे तभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे वो लगाया जा सकता है। तो भारत ने जो जैसे मोहम्मद है उसका जो चीफ है उस पर सैंक्शन लगाने की कोशिश की थी उसको इंक्लूड कराने में, तो चाइना क्या है उसको काफी टाइम तक उसने अपोज किया था। तो इसमें डिसीजन है वो कंसेंसस के द्वारा लिए जाते हैं। तो मेंबर कैन होल्ड डिसीजन, ज्यादा से ज्यादा वो 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता है एक बार के लिए, परंतु बट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस उसको बताने की जरूरत नहीं है क्या होगी। तो इनडेफिनेटली बैन लगाया जा सकता है इसमें, एट ए टाइम 6 मंथ का है, फिर 6 मंथ के द्वारा ले जाना चाहता है तो उसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर द्वारा बैन कर सकता, वो होल्ड कर सकता है उसको डिसीजन को, ठीक है। और डिसीजन ऑफ यूएनएससी लागू नहीं होगा, अपोज कर सकता है। इसकी जो मीटिंग है यूएनएससी की जो मीटिंग होती है सैंक्शन कमेटी की, वो क्लोज सेशन होते हैं, इसमें कोई भी ब्रीफिंग वगैरह है, रिपोर्ट वगैरह पब्लिश नहीं की जाती है और ना ही इसका एजेंडा डिक्लेयर किया जाता है यूएनएससी का, यूएनएससी सैंक्शन कमेटी का। नेक्स्ट इज, इसी में दिया हुआ है यूएनएससी अल-कायदा एंड आईएसएल सैंक्शन कमेटी। इसको हमने देख ही चुके हैं, 1267 यूएनएससी सैंक्शन कमेटी कहा जाता है। एंड इसके अंदर क्या है, यूएन रेजोल्यूशन 1267 है जो कि 1999 में आया था, और 1989 वाला सैंक्शन है। उसके अलावा यूएनएससी रेजोल्यूशन नंबर 2253 जो कि 2015 में आया था, ये ओवरसीज करती है। ये जो कमेटी है तीनों के रेजोल्यूशन को देखती है। कौन कौन से? 1267, 1989 एंड 2253, ठीक है, 1989, 1989। नेक्स्ट इज इंडिया यूएन एसडीजी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क साइन किया गया था भारत और यूनाइटेड नेशन के बीच में, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के बीच में, ठीक है। इंडिया यूएन एसडीजी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, यानी कि ये एसडीजी पे कोऑपरेशन के लिए फ्रेमवर्क साइन किया गया है। तो भारत में एसडीजी को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई है नीति आयोग को। तो नीति आयोग ने भारत की तरफ से ये साइन किया है। तो ये इस फ्रेमवर्क का नाम है, तो ये एक्चुअली बिटवीन नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन के बीच में साइन किया गया है। इस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023 से लेकर 2027 तक। इसके अंदर क्या है कि यूएन इंडिया को हेल्प करेगा, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको ट्रैक करने में, डेवलप ये कलेक्टिवली ऑफर प्रोवाइड करेगा, कुछ हेल्प करेगा इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, यूथ एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स है, इनको ट्रैक करने में हेल्प करेगा। इसके 4 पिलर है, 4 स्ट्रेटेजिक पिलर है इसके, जो यूएन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023 से 27 के 4 पिलर कौन कौन से हैं? 4 P's आर देयर, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट एंड पार्टिसिपेशन। यही 4 इसके पिलर हैं, यही याद रखने हैं आपको, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट एंड पार्टिसिपेशन। इसको फिर 6 आउटकम एरिया भी बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल इन हेल्थ है, वेलबींग है, न्यूट्रिशन है, क्वालिटी एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क, एनवायरमेंट, वास, ये सारे इसके 6 आउटकम एरिया है। तो पिलर याद रख लो, बहुत है, ठीक है। तो डिराइव फ्रॉम द 2030 एजेंडा, जो यूएन एसडीजी का एजेंडा है उसे ये डिराइव किए गए हैं। और इसको इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें इंडिया और यूनाइटेड नेशन दोनों के मेंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था ट्रीटी ऑफ बर्न 1874 के द्वारा, इसको एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड पोस्टल यूनियन, ठीक है। ये एस्टेब्लिश हुआ था ट्रीटी ऑफ बर्न 1874 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बर्न इन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का काम है टू कोऑर्डिनेट द पोस्टल पॉलिसी अमंग द मेंबर स्टेट्स, ठीक है। पोस्टल सिस्टम को बढ़ावा देना इसका काम है। इसमें इसका जो चार्टर है उसका अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो इसके मेंबर्स होते हैं जो भी उसको रेटिफाई करना पड़ता है। तो इसी तरह से इसका 11th एडिशनल प्रोटोकॉल हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन का इसका अमेंडमेंट हुआ था, 11th एडिशनल प्रोटोकॉल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हुई थी, उसको भारत ने रेटिफाई कर लिया था। भारत के प्रेसिडेंट ने उसमें हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन साइन कर लिया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो
ये याद रखना है कि 11th एडिशनल प्रोटोकॉल टू द कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, तो दिस इज रिलेटेड विद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन आ चुका है पहले, जो कि एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था उससे रिलेटेड था, IAEA से। तो उसमें एडिशनल प्रोटोकॉल पूछा गया था, एडिशनल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू सिक्योरिटी किससे रिलेटेड है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि 11th एडिशनल प्रोटोकॉल टू द कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये इससे रिलेटेड है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज एशिया पैसिफिक प्लांट कमीशन, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन। तो ये प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए एक एशिया पैसिफिक रीजन में एक बनाया गया है, कमीशन बनाया गया है। एंड इंडिया अभी ये न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि इंडिया वाज इलेक्टेड एज ए चेयर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसकी एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ग्रुप होगा कोई, उसके क्या है, इंडिया इलेक्ट किया गया था चेयरमैन, ठीक है, 2023-24 के लिए 2 साल के लिए। इस कमीशन जो एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन है, इट कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट द प्लांट प्रोटेक्शन एक्टिविटीज of its member in Asia and Pacific region with emphasis on developing the regional standard of phytosanitary measures है, उसको रीजनली इसको बनाना है। इसको सपोर्ट किया जाता है FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, उसके द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन को, ठीक है। तो ये एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन है, ये एस्टेब्लिश किया गया था 1956 में एज रीजनल बॉडी अप्रूव्ड बाय FAO के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था, 1956 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। करंटली इसमें 25 मेंबर हैं। एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन में भारत भी इसका मेंबर है, ठीक है, इंडिया भी मेंबर है, इसमें टोटल 25 मेंबर है। एंड इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। एंड जो डायरेक्टर जनरल होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वो इसको सेक्रेटरिएट प्रोवाइड करता है और उसका वर्क को कोऑर्डिनेट करता है। जो कमीशन है, जो एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन है, वो साल में एटलीस्ट 2 बार मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर ट्रीटी है ये, ठीक है। इट इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान। इट वाज ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको ब्रोक किया गया था, जिसके द्वारा रावी, सतलुज एंड ब्यास का जो पानी है वो भारत को मिला था, और बाकी जो 3 रिवर है, सिंध, झेलम एंड चनाब, या फिर इंडस, झेलम, तलाम, ICJ रिवर, वो पाकिस्तान को दिया गया था इनका पानी, और RBS रिवर, रावी, ब्यास एंड सतलुज का पानी भारत को मिला था, ठीक है। एंड इसके अंदर कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है अंडर दिस ट्रीटी। तो व्हाट आर दोज? अंडर दिस ट्रीटी इंडिया इज अंडर ऑब्लिगेशन टू लेट द वाटर ऑफ द वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रिवर है, उनको जो वाटर है वो फ्लो कर देना चाहिए। तो इसमें वेस्टर्न रिवर है, ये ईस्टर्न पार्ट है, एक वेस्टर्न पार्ट है। तो वेस्टर्न रिवर कौन कौन सी है? ये वाली ICJ ऊपर वाली, चनाब वाली, ये वाली ICJ वाली, ICJ, इंडस, झेलम एंड चनाब। एंड जो वेस्टर्न रिवर है वो भारत के पास में है, RBS, रावी, सतलुज एंड चनाब वाली। ये वेस्टर्न है, दिस इज वेस्टर्न रिवर, ठीक है। एंड ये ईस्टर्न रिवर आ जाएगी, ईस्टर्न रिवर। तो इंडिया वेस्टर्न रिवर का वाटर को जाने देगा, इन जो रिवर है ICJ, जो पाकिस्तान वाली रिवर है, उनको पानी को जाने देगा, ठीक है। एंड इस रिवर ने 80% पानी इसको क्या है, पाकिस्तान को दिया हुआ है इस ट्रीटी ने। भारत को कब कितना है, 19.48% पानी मिला हुआ है बस। इंडिया कैन स्टोर अप टू 3.6 मिलियन एकड़ फीट का जो पानी है वो हम स्टोर कर सकते हैं, परंतु हमारे पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं बनाई गई है कि इतना पानी भी हम स्टोर कर पाए। तो ये न्यूज चल रही थी कि इंडिया ने प्रपोज किया था कि रीनेगोशिएट किया जाए, क्योंकि इंडिया को 20% ही पानी दिया गया है। इसके अलावा इंडिया इस पर डैम बना सकता है, पर उसके लिए प्रायर नोटिफिकेशन देना पड़ेगा पाकिस्तान को, तो इसलिए पाकिस्तान कुछ उछलता रहता है इससे रिगार्डिंग। एंड इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बताया गया है। आर्टिकल जो 9 है, आर्टिकल 9 ऑफ द ट्रीटी, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बात करता है। तो उसमें क्या है, 3 लेवल का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। इस ट्रीटी के अंदर एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया है। जो भी कंप्लेन होती है वो इस कमीशन के पास जाती है, परमानेंट इंडस कमीशन के पास जाती है। उसमें दोनों कंट्रीज के मेंबर होते हैं। एंड फिर इससे भी जो कंप्लेन हल नहीं होती है तो वह फिर वो वर्ल्ड बैंक के पास जाती है। फिर वर्ल्ड बैंक से हल नहीं होती है तो वर्ल्ड बैंक क्या है, फिर ये इसको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाती है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसको कौन अपॉइंट करता है, वर्ल्ड बैंक ही अपॉइंट करता है, ठीक है। तो इसका 3 टायर डिस्प्यूट मैकेनिज्म बताया गया है। तो परमानेंट इंडस कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस ट्रीटी टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज द गोल्स ऑफ इंडस वाटर, ट्रीटी को मैनेज करने के लिए और गोल को उसको। तो आर्टिकल 9 है वो इसका प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा।
इस पे डैम कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कहाँ पे जा रहा है, कौन सा कहाँ पे मर्ज हो रहा है रिवर्स। तो ये जो रिवर है आपको ध्यान रखना है कौन सा कहाँ पे मिक्स हो रही है, उस पे कौन सा डैम कहाँ पे बना हुआ है, इन सारी रिवर पे आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये फिर आप इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, तारबेला डैम कौन से है, मांगला डैम कहाँ पे बना हुआ है, पंचनाद डैम, पंचनाद बराज, देन ये क्या है, सुकुर बराज, सुकुर बराज इज इन पाकिस्तान, पंचनाद बराज इज यहाँ पे है पाकिस्तान में, एंड ये मंगाला डैम है, ये यहाँ पे बॉर्डर पे बनाया गया है। ठीक है, तो भारत भी क्या है, इन पे कौन सी रिवर पे कौन कौन सा डैम बना रहा है, भाखड़ा किस पे है, सतलुज पे है, देन पोंग डैम इज ऑन ब्यास, सलाल किस पे है, या आप मेरे को बताओगे, सलाल एंड पोंग डैम। तो इन पे सारे डैम्स हैं, बहुत सारे हैं इन रिवर्स पे, वो आपको करने हैं ज्योग्राफी में, मैपिंग सेक्शन में। तो ये हमारा पहला वीडियो है, इसका आईआर का कंप्लीट होता है। धन्यवाद, अगला वीडियो जल्दी आएगा।